हाय स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स सेमेस्टर 6 डिप्लोमा, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, तो हम आज से हमारा चैप्टर वाइज नोट्स हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज हम पूरे वीडियोस देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट हमारा कैसे कवर होगा, उस चैप्टर के ऊपर एमएसबीटी ने पूछे हुए सारे आईएमपी क्वेश्चंस, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारा हम देखने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियोस प्रिपेयर कर लिया तो दूसरा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, आपका आईएसपी का चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आईएसपी का। आईएसपी यानी क्या है? इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हमको क्या स्टडी करना है? हाइड्रोलिक्स यानी क्या? कि जो ऑयल पावर होता है, तो वो ऑयल ऑयल पावर से जो चलने वाली चीजें होती है, तो उसका हम हाइड्रोलिक करते हैं। एक्चुअली हाइड्रो इज द ग्रीक वर्ड, एंड हाइड्रो, द मीनिंग ऑफ द हाइड्रो इज द वाटर। उसका मीनिंग वाटर, फ्लूइड होता है उसका मेनली मीनिंग। और यहाँ पे हमारे यहाँ हम जब हाइड्रो कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे वाटर और ऑयल ऐसे दोनों चीजें हमको कंसिडर करनी है। जो फ्लूइड पावर से चलता है, उसमें ऑयल वाटर दोनों आ सकते हैं। और एक न्यूमेटिक सिस्टम है, तो न्यूमेटिक सिस्टम यानी क्या? कॉम्प्रेस्ड एयर। जिसका मीडिया कॉम्प्रेस्ड एयर है, तो उसको हम कहेंगे न्यूमेटिक सिस्टम। बाद में क्या होता है? बाद में हमको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको पूरा बेसिक लेवल हमको पढ़ना है। मैंने मेरे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स ये जो कंसेप्ट है, तो 80% इंडस्ट्रीज में ये कंसेप्ट आपका यूज होता है। तो हम लेट स्टार्ट विद अवर चैप्टर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखो कौन से पॉइंट्स हमको स्टडी करने हैं। 1.1 जनरल लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन, मेरिट्स, लिमिटेशन एंड ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। अगला वाला पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड, आईएसओ एंड एसआई ग्रेड ऑफ ऑयल, आईएसओ सिंबल्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, एंड हजार्डस एंड सेफ्टी इन इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। मेनली पहला वाला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, ये काफी बेसिक है। तो बेसिक चीजें हमको स्टडी करनी है। तो हाइड्रोलिक आपको समझ में आ गया कि जो ऑयल पावर से चलता है, उसको हम हाइड्रोलिक कहेंगे। जो एयर प्रेशर से चलता है, कॉम्प्रेस्ड एयर से एज ए वर्किंग मीडिया होता है, तो उसको हम कहेंगे न्यूमेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, तो फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कितना आता है? फर्स्ट चैप्टर का एमएसबीटी ने जो वेटेज दिया है, वो 6 का वेटेज दिया है। लेकिन एमएसबीटी के पेपर में जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, वो करीबन आपको 8 या 10 मार्क तक पहला वाला चैप्टर आपका आ सकता है, फर्स्ट चैप्टर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो अगर आपने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए, तो सारे पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किए। ओके, सारे क्वेश्चन, जैसे जनरल लेआउट है, टू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारे पॉइंट्स आपके उसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। तो चलो लेट स्टार्ट। पहला वाला क्वेश्चन क्या था अपना? ड्रॉ जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑन इट। तो अभी देखो, जनरल लेआउट हमको किसका निकालने को बोला था उन्होंने? जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी पूछ सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम भी पूछ सकते हैं। तो न्यूमेटिक सिस्टम में तो क्या आएगा इसके अंदर? वर्किंग मीडिया, कंप्रेसर आएगा। तो सबसे पहले न्यूमेट हम जनरल लेआउट पढ़ लेते हैं। जनरल लेआउट में क्या आता है कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना हो। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम बना, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये जो जनरल लेआउट है, बहुत सारी बुक में डिफरेंट डिफरेंट है। आपने कौन सा भी निकाला तो भी इसके अंदर चलता है, कि जरूरी नहीं कि यही आपको निकालना है। तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे जनरल लेआउट्स इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है कि कंपोनेंट का जो सीक्वेंस होता है, वो एक ही रहता है। बस कहीं कहीं पे डायग्राम कुछ ने चेंज कर दिए, कोई डायग्राम अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एयर फिल्टर दिया है, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर फिल्टर में आता है। एयर फिल्टर होके कहाँ पे जाएगा? कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर कैसे रन होगा? तो यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम दिया है। पावर सप्लाई सिस्टम के बाद कंप्रेसर रन होगा। कंप्रेसर जैसे रन हुआ, इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है, वो कहाँ पे जाती है? एयर कूलर में जा रही। एयर कूलर में जाने से क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम दिया है। जो वॉल्यूम कम की एयर प्रेशर है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर रिड्यूस करके प्रेशर इंक्रीज करके यहाँ पे वो एयर स्टोर की जाती है।
आफ्टर द स्टोरेज, मतलब ये पूरा जो यूनिट है ना, ये पूरा यूनिट यहाँ पे कंप्रेसर का यूनिट है एक्चुअली। तो यहाँ से जो एयर स्टोर की जाती है वो हाई प्रेशर एयर कहाँ पे भेजी जाती है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में। और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से वो एयर जाती है एक्चुएटर, एक्चुअली हो जाती है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व भी आता है इसके अंदर फिर आपका प्रेशर कंट्रोल वॉल्व भी आता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी आता है। तो ये सारा डिटेलिंग है, लेकिन आपने ऐसा ब्लॉक डायग्राम बनाया तो भी इसका चलता है। ओके। और यहाँ पे देखो एक्चुएटर है, न्यूमेटिक सिस्टम है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में एयर जो होता है को रिटर्न लाइन में हम भेजते नहीं है। तो रिटर्न यहाँ से क्या होता है कि एयर डायरेक्टली डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में भी लाने की जरूरत नहीं होती है, उससे पहले ही हम एटमॉस्फेयर में उसको एस्केप कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका जनरल लेआउट। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या यूज किया हमने, देखो कंप्रेसर यूज किया। कंप्रेसर क्या करता है, दिस यूनिट कंप्रेसर द एयर विच इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस। कंप्रेसर क्या करता है, एयर का प्रेशर इंक्रीज करता है। बाद में कंपोनेंट यूज किया एयर रिसीवर, एयर टैंक, दिस टैंक स्टोर्स कंप्रेस्ड एयर विच इज आउटपुट ऑफ एयर कंप्रेसर। मॉइस्चर सेपरेटर, मॉइस्चर सेपरेट क्यों करनी जरूरी है, अगर हमने मॉइस्चर सेपरेट नहीं किया कॉम्प्रेस एयर का तो क्या हो सकता है, कॉम्प्रेस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर अगर सिस्टम के अंदर चला गया तो वो वहां पे करोजन क्रिएट कर सकता है और वहां पे वो सीजअप भी हो सकता है। मतलब उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, कई कई बार अगर वाटर पार्टिकल जो होते हैं कई कई कंपोनेंट्स में जाके वहां पे बैठ जाते हैं और उसका टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसका आइस फॉर्म होता है और उस कंपोनेंट को वो ब्लॉक भी कर सकता है। बाद में आता है मॉइस्चर सेपरेटर, एयर फिल्टर, एयर प्रेशर रेगुलेटर, लुब्रिकेटर और यहाँ पे एक्चुएटर भी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम जनरल लेआउट में पढ़ते हैं। सो दिस इज अवर जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। हो गया, इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए, इसका फंक्शन वर्किंग भी देखा है, तो वन बाय वन आगे हम इसका देखते जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला पॉइंट ये है उसका कि स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, तो अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों सिस्टम के, न्यूमेटिक सिस्टम के भी है और ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के भी है। तो अभी देखो हमको पूछा है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, तो अभी हम ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम डिस्कस करते हैं। वी कैन जनरेट वेरी हाई प्रेशर बाय यूजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम। पहले एडवांटेजेस देख रहे हैं, इट इज यूज्ड इन हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट। हाइड्रोलिक ऑयल से हम काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं हम, अप टू 800 बार, अप टू 1200 बार तक हम इसका प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो जहां जहां पे हेवी लोड है तो हेवी लोड के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। weight to power ratio of hydraulic system is comparatively less than that of the electromechanical system. फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे क्या दिया है, वेट टू पावर रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज कंपैरेटिवली लेस, मतलब बहुत ज्यादा वेट उठाना है और कंपैरेटिवली पावर कितना लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो ये वेट एंड पावर का जो रेशियो है वो काफी कम रहता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, अगर हमको 8.5 केजी पर किलोवाट है, मोटर का वेट अप्रोक्सीमेट है, तो उसको उठाने के लिए हमको कितना पावर लगाना पड़ रहा है, 0.85 केजी लीटर किलोवाट ओनली बी एस। तो एक एग्जांपल दिया है, तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है। With the hydraulic actuators, we can achieve highly accurate and precise motions. So CNC, VMC machines use hydraulic control for a tool movement. जो टूल मूवमेंट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का वो एकदम परफेक्ट होता है, प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों, कॉम्प्रेस एयर जो होता है वो कॉम्प्रेस एयर फ्लक्चुएट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लोड, लोड के हिसाब से वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो इसका प्रिसाइज नहीं मिलता, इसका एक्यूरेट नहीं मिलता एयर का। लेकिन ऑयल कैसे कि ऑयल कॉम्प्रेसिबल नहीं है, ऑयल इनकॉम्प्रेसिबल है, तो ऑयल से हमको एक्यूरेट परफेक्ट और एक्यूरेट मोमेंट हमको ऑयल का मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट, विथ हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स वी कैन अचीव हाईली एक्यूरेट, सॉरी ये हो गया रिपीट हुआ है। हाइड्रोलिक मोटर कैन बी रिवर्स्ड, हाइड्रोलिक मोटर हम रिवर्स कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हम उसको घुमा सकते हैं। इट इज अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग डिवाइस, अलग से कोई लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। नॉइज एंड वाइब्रेशंस लेवल इज अ वेरी लेस, काफी कम वाइब्रेशन और काफी लेस नॉइस इसका आता है। वाइब्रेशन कम क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल ऑयल है तो ऑयल पूरा वाइब्रेशन उसका एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका नॉइज भी काफी कम रहता है।
फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। फ्लेक्सिबल कनेक्शन इसके अंदर यूज करने, और इसके जो हॉस पाइप होते हैं वो हाई प्रेशराइज पाइप होते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो हम ऐसे पतले पाइप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। इसका लिमिटेशन देखो, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम हैव टू मशीन टू वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन विच इंक्रीजेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी इसके जो मशीन कंपोनेंट हम यूज करते हैं सिस्टम के कंपोनेंट, तो वो काफी हमको प्रिसाइज चाहिए, उसका जो मशीनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अगर हमने वैसा नहीं किया तो क्या हो सकता है, एक तो ये हाई प्रेशर पे यूज होता है, और जैसे ऑयल है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, कम होता है, बढ़ता है, प्रेशर कम ज्यादा काफी होता है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है टेम्परेचर का और प्रेशर का। अगर वो जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं अगर उसने विथस्टैंड नहीं किया तो सिस्टम फेल हो सकता है, वो एक्चुएटर फेल हो सकते हैं, इसीलिए उसका मशीनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको हमको ऑयल के लिए वैसे डिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल ड्यूरिंग इट्स फ्लो इन अ सिस्टम कॉजेज हेवी प्रेशर ड्रॉप। अगर उसका लीकेज हुआ तो हेवी प्रेशर ड्रॉप इससे हो सकता है, स्टिकी एनवायरनमेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उससे। नेक्स्ट आता है द हाइड्रोलिक सिस्टम ड्यू टू ऑयल लीकेज इज अ डर्टी एंड वी कैन नॉट यूज दिस सिस्टम इन अ फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फूड एंड फार्मास्यूटिकल में इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये इसका लिमिटेशन हुआ, डिसएडवांटेज हो। अभी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम अगला वाला आया है। वैसे ही आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस न्यूमेटिक सिस्टम के भी बताना है आपको। अगर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम हम हाई प्रेशर पे यूज कर सकते हैं, तो न्यूमेटिक सिस्टम हम हाई प्रेशर पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसको न्यूमेटिक सिस्टम मैक्सिमम हम कब तक यूज, कहाँ तक लिमिट है उसका, हम हार्डली 10 बार या 12 बार तक ही न्यूमेटिक सिस्टम यूज कर सकते हैं। क्यों हम ज्यादा क्यों नहीं यूज कर सकते, अगर हमने ज्यादा प्रेशर पे यूज करना चाहा तो उसके कंप्रेसर का साइज भी बढ़ते जाता है, और अगर हमने ज्यादा साइज पे उसको यूज किया तो जो एक्चुएटर का लोड है वो एक्चुएटर का लोड काफी बढ़ जाता है, और उसका जो मोशन मिलता है एक्चुएटर का वो मोशन हमको परफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि जैसे वेट बढ़ता है तो एयर जो कंप्रेस किया है हमने सब पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, तो लोड की वजह से उस प्रेशर में भी डिफरेंस आता है, इसीलिए हम इसका मोशन प्रॉपरली नहीं मिल सकता, इसीलिए इसको हाई लेवल पे हम यूज नहीं करते, लो प्रेशर पे ही हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे इसके एप्लीकेशन, सॉरी, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको एक्सरसाइज है कि आप वो बना के रखिए। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मोबाइल हाइड्रोलिक्स, अभी मोबाइल हाइड्रोलिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मरीन एप्लीकेशन, एरोस्पेस इक्विपमेंट, आपने जैसे जेसीबी देखा है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उस सारों में यूज होता है। रॉक ड्रिलिंग में यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। लिफ्टिंग मशीन है, फोर्क लिफ्ट है, सारे इसमें हम ऑयल सिस्टम यूज करते हैं। बहुत सारी मशीनरीज जो होती है, मशीनरीज में हम इसको यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन काफी बड़ा है इसका ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का। नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, लिस्ट आउट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। अभी आपको अगर जो प्रॉपर्टीज पता है आप सारे प्रॉपर्टीज इसके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो एक 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या दिए हैं। गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी, कि जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं कि उसका लुब्रिकेशन अच्छा हो, वो प्रेशर पे टेम्परेचर पे उसका लुब्रिकेशन जो है वो लॉस ना हो, तो ऐसे इसका प्रॉपर्टी हमको चाहिए। गुड केमिकल स्टेबिलिटी, अभी केमिकल स्टेबिलिटी क्या होता है कि समझो हम ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ऑयल का क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे ऑयल कभी कभी चले जाता है, तो टेम्परेचर जैसे चेंज होता है ऑयल का, तो क्या होता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो केमिकली इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऑयल ने। तो गुड केमिकल स्टेबिलिटी उसका अच्छा चाहिए, नॉन करोजिव चाहिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल अल्कलाइल फॉर्म होता है और वो करोजन भी स्टार्ट कर देता है, और करोजन स्टार्ट हुआ तो सिस्टम को पूरा डैमेज कर सकता है, इसीलिए नॉन करोजिव ऑयल चाहिए। हाई फ्लैश पॉइंट चाहिए उसका। हाई फ्लैश पॉइंट क्या है, यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, ऑयल है तो टेम्परेचर 100% बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा कि वो उसमें फायर नहीं लगना चाहिए, तो उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो काफी हाई चाहिए ऑयल का। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपके पास, अगर कोई आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देखो पूछे 4 है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 4 ही पूछेंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर
5 या 6 आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। बाद में आता है लिस्ट डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स। तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम आपको हैंडल करने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। हम देखते हैं वन बाय वन। एग्जामाइन द मशीन, इंस्पेक्ट द पार्ट, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग स्विचेस, प्रोटेक्टिव डिवाइस एक्सेट्रा। Ensure safe pressure of the hydraulic systems and pneumatic devices. Ensure safe clamping and declamping procedure of your automatic system. Adjust the control lever and switches against malfunctioning. Use protective guards in the case of hydraulic and pneumatic presses. Use proper oil and have a regular inspection of oil. Use a face shield for a self protection against a pressure actuated system and machine tool. Never work the machine with a higher than designed pressure. For pressure containers and pressurized hydraulic and pneumatic chambers, ultimate pressure against bursting of the container should be maintained at the safe of possible limit. तो ये सारे डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस है। इसके अलावा आपको जो लगते हैं, क्योंकि जनरली देखो अभी आप थर्ड ईयर में आए हो, तो थर्ड ईयर में आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं एक मशीन के लिए, एक थोड़ा सा जनरलाइज क्वेश्चन, तो ये आपको आना ही चाहिए। बाद में अभी ये जो सिंबल्स है ना, ड्रॉ आईएस सिंबल फॉर बाय डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्चार्ज पंप एंड हीट एक्सचेंजर, तो ये दो सिंबल्स उन्होंने पूछे हैं। लेकिन हमको सिर्फ दो ही सिंबल पढ़ना है ऐसे नहीं है। पूरा सिलेबस जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स है, अराउंड 48 टू 49 सिंबल्स हमको पढ़ने। तो यहाँ पे दो तो हमने दे दिए, बाय डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप, ओके, और हीट एक्सचेंजर हीटर, इन दोनों का आपको दिया है सिंबल्स। लेकिन इसके अलावा और जो जितने भी सिंबल है वो सारे सिंबल्स यहाँ पे इंक्लूड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे सिंबल्स आपको लगने वाले हैं और ये प्रॉपर सिंबल चाहिए। अगर आपको ये सिंबल्स नहीं आते तो आप सर्किट डिजाइन नहीं करेंगे, तो आपको ये सिंबल्स आने ही चाहिए। जैसे ऑयल रिजर्वायर है तो इसका ये सिंबल है, फिल्टर, हीट एक्सचेंजर हीटर, हीट एक्सचेंजर कूलर, ये दोनों का सिंबल अलग अलग है। यूनिडायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप, बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप, यूनिडायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल क्यों कहा है इसके अंदर, देखो एक एरो इसके अंदर नहीं है तो ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर एरो एरो है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फ्लो चेंज कर सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। यूनिडायरेक्शनल यानी वन है, एक ही डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शनल वेरिएबल पंप है, ओके। बाद में देखो ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के सिंबल है, 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। अब ये 2x2 क्या है, 3x2 क्या है, जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, यहाँ से फ्लो कंट्रोल वॉल, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल, इसको प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल कहेंगे। बाद में इसमें सिंपल चेक वॉल, इसको वन डायरेक्शन बोलते हैं, यूनिडायरेक्शन भी बोलते हैं और सिंपल चेक वॉल भी बोलते हैं। पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल, पायलट ऑपरेटेड में क्या होता है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिया है, आपको नजर आता ही होगा वो डॉटेड। डायरेक्टली ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल, इसको पीआरवी बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ वॉल को। तो हर एक वॉल्व और हर एक ये कैसे ऑपरेट होता है ये भी हम देखेंगे, उसके सिंबल्स कैसे बनाए वो भी हम देखेंगे। 4x2 डीसी वॉल, 4x3 डीसी वॉल, सेंटर पोजीशन, सेंटर क्लोज पोजीशन, 4x3 डीसी वॉल ओपन सेंटर पोजीशन, 4x3 डीसी वॉल tandem center position, flow control wall non-compensated, pilot operated pressure relief wall, pressure reducing wall, unloading wall, sequence wall, single acting cylinder, double acting cylinder, hydraulic ram type single acting cylinder, double acting cylinder with a double piston rod, tandem cylinder, telescopic cylinder, unidirectional hydraulic motor, bidirectional hydraulic motor, limited rotation motion motor, dead weight accumulator, spring loaded accumulator, gas pressurized accumulator, working pipeline, drain line, flexible line, line junction, pressure gauge, push button, pedal operated, roller operated, plunger, spring control,
हाइड्रोलिक ऑयल, सिंगल कंट्रोल पायलट, सोलिनॉइड कंट्रोल। तो ये सारे 48 सिंबल्स है। तो ये पूरे चैप्टर जब तक आप 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे तब तक ये सारे सिंबल्स आपको लगने वाले हैं। तो हमने बस एक ओवरलुक कर लिया कौन से आप जस्ट नाम भी सुनते गए ना इसका कि मैंने जो नाम पढ़े आपने उतने सुन भी लिए, तो भी आपको एक बार थोड़ा सा ये रिमाइंड हो जाएगा आपके माइंड में कि चलो ये इतने सिंबल्स हमको पढ़ने हैं। नाउ नेक्स्ट है कंपेयर ऑयल एंड एयर एज अ मीडियम इन अ फ्लूइड सिस्टम। तो ऑयल और एयर का आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। देखो, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या होएगा? हाइड्रोलिक सिस्टम इज अ क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि इसको रिटर्न लाइन लगती है। न्यूमेटिक सिस्टम ओपन लूप है। न्यूमेटिक एयर हम बाद में फिर से घुमा के कंप्रेसर में एयर नहीं लाते, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते। इट इज अ रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। रिटर्न लाइन है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई जाएगा, इसका कॉस्ट लो जाएगा। द वर्किंग फ्लूइड इज अ हाइड्रोलिक ऑयल। द वर्किंग फ्लूइड इज compressed air. The oil is incompressible. It can be pressurized to very high pressure. Air is a compressible and hence air can be pressurized to a less pressure. पहले हमने इसका डिस्कस किया था. The system is a bulky due to high pressure. The system is a less bulky compared to hydraulic system. Accuracy is high and accuracy is low. तो ये सिंपल आपको डिफरेंस है ऑयल और हाइड्रोलिक का और न्यूमेटिक का, तो ये आपको बताना है। और एक जनरलाइज क्वेश्चन एक बार एमएसबीटी में कौन से तो भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि डिफाइन द टर्म विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स 2 मार्क के लिए पूछ लिया था, तो उसका भी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दिया है। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज एन आर्बिट्ररी नंबर असाइन्ड एज ए मेजर ऑफ द constancy of the viscosity of a lubricating oil with a change of temperature with a higher number indicating viscosities that changes little with a temperature। तो ये विस्कोसिटी नंबर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या चेंज होता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। तो ये पूरा सिलेबस है अपना चैप्टर नंबर 1 का। तो इसमें जो चीजें मिसिंग है, जैसे न्यूमेटिक का एप्लीकेशन वगैरह, ये थोड़ा आपको एक्सरसाइज है, ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको असाइनमेंट है। तो ये पूरा चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का, पूरा चैप्टर इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर आपका कवर होता है। तो ये आपको ये करीबन 8, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 मार्क का ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे हो गया है, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हम अगले वाले लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का भी मैं वीडियो के लिए लेके आऊंगा। एक एक, अभी चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, तो एक एक उसमें वीडियोस थोड़े से ज्यादा बनेंगे। लेकिन ये अपना पहला वाला चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के साथ बने रहिए। आपका आईएचपी 100% आपको अच्छा ही जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस।